मैं अपने आँखों से जब हम लोगों को जिस पहाड़ पे रखे थे, केवल NH रोड से मुश्किल से 25 मीटर की दूरी पर रखे थे, वहाँ पर जब हम लास्ट मोमेंट पर जो नस्लियों की संख्या देखे 100 के आसपास देखे, जिसमें से 80 से 85 तो 80 लगभग महिलाएं थी। सबकी उम्र 20, 22, 25 साल से किसी की उम्र ज़्यादा नहीं थी, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। और सब इंसास था, AK-47 था, SLR था, सबके पास आधुनिक हथियार थे। मुझे वो मंजर भी याद है कि जब गाड़ी में शहीद उदय मुदलियार जी गाड़ी में ही बैठे थे और उनको जब गोली लगी तो जब चिल्लाए तो मैं और सत्तार बोले, यार ये तो राजेश तिवारी टाइप के लग रहे हैं। तो हमने बोला नहीं यार, ये राजेश तिवारी जी नहीं है, ये उदय भैया। तो उदय भैया को जब गोली लगा तो उदय भैया गोली लगने के बाद वो गाड़ी से उतरे और अपने आप को ये बोलने लगे कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मुझे मत मारिए, मैं सरेंडर कर रहा हूँ बोल के वो गाड़ी के बोनट पर अपना सर रखकर वहाँ पे अब हो गए। लेकिन तब तक उनको गोली लग चुकी थी। लेकिन हम लोग उस दिन अपने आप को इतना कायर महसूस कर रहे थे। हम लोगों में ये स्थिति नहीं थी कि हम उनको जाकर अपनी जगह पे ले आए या उनकी मदद करें। मतलब इस तरीके का माहौल था कि हम लोग चाहते हुए भी एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे थे। नमस्कार, मैं बप्पी राय और आप देख रहे हैं मैं बस्तर। फोटो लेके चला आज है 25 मई 2022 और आज से 9 वर्ष पहले हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक नरसंहार की बात कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष की 25 लोगों की मौत हुई थी, 32 राजनीति से जुड़े लोगों की मौत हुई थी और बहुत बड़ी घटना थी। पूरे विश्व को हिला दिया था, पूरे छत्तीसगढ़ को हिला दिया था, पूरे भारतवर्ष को हिला दिया था। उस घटनाक्रम में शामिल थे, हमारे साथ बैठे हैं अजय सिंह जी। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी जो उस समय छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए एक परिवर्तन यात्रा प्रारंभ किया था। और उस परिवर्तन यात्रा में सभी राजनीतिक शीर्ष पूरे छत्तीसगढ़ के सभी शीर्ष नेतृत्व शामिल हुए थे और उस शीर्ष नेतृत्व के काफिले में हमला हुआ था और पूरे शीर्ष नेतृत्व एक साथ मारे गए। अजय सिंह जी नमस्कार। क्या था जीवन घटना और यहाँ पे सभी राजनीतिक दल आपके जो पूरे शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे पहुँचे थे, किस प्रकार से पहुँचे थे, क्यों पहुँचे थे? देखिए, उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष शहीद नंद कुमार पटेल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में रमन सिंह के खिलाफ एक माहौल की तैयारी थी। उस अभियान के तहत शहीद पटेल जी ने परिवर्तन यात्रा का शुरुआत बस्तर के बीजापुर जिले से, बीजापुर विधानसभा से किया था। 21 मई को दिन मुझे याद है कि भैरमगढ़ में सारे नेता एकत्रित हुए थे और यहाँ पर परिवर्तन यात्रा पहुँची थी। और वो परिवर्तन यात्रा 22 को दंतेवाड़ा में होना था, लेकिन कुछ कारणवश दंतेवाड़ा में वो कार्यक्रम कैंसिल होने की वजह से हमारे सारे नेता दंतेवाड़ा को ना रुककर सारे लोग जगदलपुर प्रस्थान कर गए थे। और उसी क्रम में 25 तारीख को सुकमा कोंटा विधानसभा में परिवर्तन यात्रा का पहुंचना था। मुझे बहुत अच्छा से याद है, मैं मलकीत सिंह गैदू, सत्तार अली जी जब शासकीय निवास जगदलपुर से महेंद्र जी के बंगले से एक ही गाड़ी में बैठकर एक सवार होकर हम जब सुकमा के लिए रवाना हुए थे। जब हम रास्ते में पहुँचे केसलूर, जब उस घाटी होते हुए हम लोग जब जा रहे थे तो हम लोगों के मन में एक शंका आया। हम लोगों ने उस वक्त हमारे नेता महेंद्र जी से हम लोगों ने सवाल भी किया था कि भैया जो सुरक्षा देखने को मिलना चाहिए, सुरक्षा वर्तमान में आज देखने को नहीं मिल रहा है, भैया क्या बात हो सकता है। तो वो बोले थे, यार क्या जो होगा देखा जाएगा, हम तो ऊपर वाले के भरोसे चलते हैं, कौन से पुलिस या फिर इनके भरोसे में हम लोग चलते हैं। लेकिन जाते वक्त भगवान हम सबको सुरक्षित सुकमा पहुंचाया। और जब सुकमा में परिवर्तन यात्रा का सभा हुआ, संबोधन हुआ, सर्किट हाउस में हम लोग जाकर भोजन किए और जब वहाँ से हम लोग फिर से रवाना हुए तो मुझे अच्छे से याद है
कि हम लोग तोंगपाल जब पहुँचे थे तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जोशीला स्वागत ताकि वो छोड़कर नंद कुमार पटेल जी का परिवर्तन यात्रा का स्वागत हो रहा था। जब उस स्वागत के बाद जब हम लोगों का काफिला आगे बढ़ा, जब हम जीरम घाटी में पहुँचे तो उस समय ताबड़तोड़ गोलियों का बरसात होने लगा। तो हम लोगों की गाड़ी एक के पीछे गाड़ी रुकने लगी। तो कर्मा जी बोले यार क्या हो गया, ये पटाखे की आवाज़ आ रहे हैं। तो हम लोगों के मन में एक ये था कि केसलूर के कुछ कार्यकर्ता हो सकता है। तो गाड़ी क्यों रोके, आगे क्यों नहीं रुकी? क्योंकि एक के पीछे एक गाड़ी रुकने लगी। तो हम लोगों के मन में ये आया कि केसलूर से कुछ कार्यकर्ता आकर हो सकता है उनका स्वागत कर रहे होंगे, तो काफिला का स्वागत हो रहा होगा। तो हम लोगों के मन में ये था कि स्वागत के लिए गाड़ी को आगे रोक दिया गया, जिसके कारण हम एक के पीछे लग गए। तो उसी बीच एक गोली गाड़ी पे आके लगी। तो सत्तार अली और मलकित भैया बोले भैया गाड़ी पटाखे उटाखे नहीं चल रहे, गोलियां चल रही है। तो जैसे गोलियां चलने के मतलब समझ में आ गया कि हमारे ऊपर नक्सली हमला हो चुका है। तो जनरली हम लोग उससे पहले भी कई जगह आना जाना करते थे। सलवा जुर्म के आंदोलन में इससे पहले भी कई बार नक्सली हमला हमारे काफिले पर हुआ था। तो हम लोग उसी क्रम मतलब वही सोच के साथ देखे आए हैं, कुछ करके 2-4 फायरिंग करके निकल जाएंगे। तो मन में यही एक बात था। लेकिन वो हादसा आज भी वो मंजर मुझे याद आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरीके से गोलियां की बरसात हो रही थी कि मतलब जब पानी गिरता है छत में तो जिस तरीके की आवाज़ आती है उस तरीके से। तो हम लोगों ने, कर्मा जी ने कहा कि जिसको जहाँ पर मौका मिलता है सुरक्षित अपने गाड़ी से उतर के अपने आप को बचा लो। तो कर्मा जी लेफ्ट तरफ उतरे, हम लोग राइट तरफ उतरे। मैं और सत्तार अली अपने आप को बचाने के लिए हम लोगों को एक बहुत बड़ा चट्टान मिल गया था। उस चट्टान में जाकर हम लोग अपने आप को सुरक्षित वहाँ पर महसूस किया उस वक्त। लेकिन हमारे सामने हम लोगों ने अपने आँखों से देख रहा था, गाड़ियों में लगातार बम फेंके जा रहे थे, गोलियां चलाई जा रही थी। एक देसी बम था, टायर पंचर करने के लिए गाड़ियों के नीचे बम ब्लास्ट किया जा रहा था। और मुझे वो मंजर भी याद है कि जब गाड़ी में शहीद उदय मुदलियार जी गाड़ी में ही बैठे थे और उनको जब गोली लगी तो जब चिल्लाए तो मैं और सत्तार बोले यार ये तो राजेश तिवारी टाइप के लग रहे हैं। तो हमने बोला नहीं यार ये राजेश तिवारी जी नहीं है, ये उदय भैया। तो उदय भैया को जब गोली लगा तो उदय भैया गोली लगने के बाद वो गाड़ी से उतरे और अपने आप को ये बोलने लगे कि मैं सिलेंडर कर रहा हूँ, मुझे मत मारिए, मैं सिलेंडर कर रहा हूँ बोल के वो गाड़ी के बोनट पर अपना सर रखकर वहाँ पे अब हो गए। लेकिन तब तक उनको गोली लग चुकी थी। लेकिन हम लोग उस दिन अपने आप को इतना कायर महसूस कर रहे थे। हम लोगों में ये स्थिति नहीं थी कि हम उनको जाकर अपनी जगह पे ले आएँ या उनकी मदद करें। मतलब इस तरीके का माहौल था कि हम लोग चाहते हुए भी एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे थे। हम लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे करें उस तरफ हम सबका ध्यान था। कोई किसी की मदद के लिए तैयार नहीं था। हो सकता है उस समय यदि हम लोग उदय मुदलियार जी को जाकर वहाँ से उठा कर ले आते तो शायद वो आज हमारे बीच में होते। लेकिन दुर्भाग्य कि हम उस दिन किसी की भी मदद नहीं कर पाए और लगातार गोलियां चल रही थी, लोग अफरा तफरी का माहौल था। और सुरक्षा के नाम पर जो हमारे साथ जो फॉलो पायलटिंग चल रहे थे, जो PSO थे, तो आप वही उस दिन नक्सलियों से लड़ाई लड़ रहे थे। वो कर्मा जी के जितने भी PSO थे, मुझे आज भी याद है, मैं उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन बहुत वो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के लगातार क्षण में उतरते थे और फायर करते थे, क्षण में उतरते थे और फायर करते थे। और उसको हम लोग इशारा करते थे कि इधर से आवाज़ आ रहा है, तो कभी इधर से आवाज़ आ रहा, तो उस हिसाब से वो फायरिंग कर रहे थे। लेकिन अंततः जब नक्सली 2 से ढाई 3 घंटे तक लगातार तांडव मचाए हुए थे, सरकार वहाँ पर, पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँची थी। अंततः हमारे जवान जो वहाँ पर सुरक्षा में चल रहे थे, उनकी लगभग राउंड ख़त्म हो चुका था। तो उस स्थिति में नक्सली इस सड़क पे आ गए। तो एक बार तो मैं
भागने का भी प्रयास किया, क्योंकि विक्रम मंडावी भाग चुका था। तो विक्रम मंडावी को जब हम लोगों ने भागते देखा तो मैंने सत्तार से कहा कि सत्तार से विक्रम मंडावी भाग रहा है तो अपन भी भागते हैं। तो बोले यार ये रोड कैसे क्रॉस करेंगे? मैं बोला मैं कोशिश करता हूँ। जैसे हम लोग रोड क्रॉस करने के लिए जैसे रोड पे मैं पहुँचा तो एक नक्सली वहाँ रोड पर 3 से 4 नक्सली खड़े थे, और जैसे उन्होंने उनकी नज़र मेरी और पड़ा तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि सिलेंडर, लेकिन मैं सिलेंडर नहीं किया। मैं फिर उसी जगह पे आकर बैठ गया जहाँ पहले बैठा था। कुछ क्षण के बाद कर्मा जी अपने आप को सिलेंडर किए, मैं महेंद्र कर्मा इस तरीके से जैसे बोले, जैसे वो महेंद्र कर्मा जी के पास वो लोग पहुँचे और आप सुन रहे थे? हाँ पूरे हम लोग सुन क्या रहे थे। बोले थे वो अंतिम बात? अंतिम में ये बोले थे कि मत मारो, मत गोलीबारी करो, मैं महेंद्र कर्मा, आपको महेंद्र कर्मा चाहिए, मैं हूँ महेंद्र कर्मा। उस दिन वाकई में जो शहीद के नाम बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाते थे, वाकई में उसने उस दिन बस्तर टाइगर की भूमिका निभाई और हम सब की जान उन्हीं की वजह से बचा है। आज जो मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं महेंद्र कर्मा उस दिन सिलेंडर नहीं किए होते शायद बहुत से लोग और भी मारे गए होते। लेकिन जब महेंद्र कर्मा जी के पास वो नक्सली पहुँचे तो वो जवान जो PSO था उसके पास उसकी हिम्मत को मैं दाद दूंगा, उसने उनका पीछा किया और फिर नक्सलियों ने उनको गोली मारी और वो भी इलाज के दौरान वो भी सही हो गए। तो वो एक जो क्षण था वो क्षण भुलाया नहीं जा सकता है। अब मैं और भी है, उसके बाद हम लोगों ने अंततः जब बहुत सारे लोग सिलेंडर हो चुके थे, मैं सत्तार और एक धमतरी या रायपुर का व्यक्ति था, कुछ साहू जी थे, तो वो हम 3 लोग लास्ट में बचे हुए थे। जब नक्सली गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे, गाड़ियों से जो सामान निकाल रहे थे, तो विद्याचरण की गाड़ी से केला निकाल लिए, कुछ निकाल लिए, तो एक महिला नक्सली की नज़र हम लोगों के ऊपर पड़ी। तो उसने हम लोगों के ऊपर जैसे उनकी नज़र पड़ी, इंसास राइफल उन्होंने हमारी और तीनों के ऊपर टांग दिया और उनको ऐसा लगा कि हम लोग पुलिस वाले हैं। फिर हम लोगों ने कहा नहीं हम लोग सिविल है, तो उन लोग बोले हाथ ऊपर करो, सिलेंडर करो। फिर हम लोगों को उन लोगों ने पहाड़ के ऊपर ले गया। पहाड़ के ऊपर ले जाकर उन्होंने हम सभी लोगों को पेट के बल सुला दिया गया और बोले कोई मुंडी ऊपर नहीं करेगा, सारे लोग मुंडी को नीचे करेंगे। और हम लोगों ने भी चट्टान में गए, मुंडी को नीचे कर लिया। तो कुछ देर बाद आए, फिर उन लोगों ने नक्सली लोग लैपटॉप से कुछ लोगों का फ़ोटो मिलान करने का भी प्रयास कर रहे थे। तो ऐसे भी मैं सलवार जुलूम आंदोलन में शामिल था, तो मैं लगभग अपना सर को बहुत कम ऊपर उठाता था, समय समय पर थोड़ा सा देखने का प्रयास करता था। तो मैं 1-2 बार जब नज़र उठाया तो मेरे को लगा कि एक नक्सली लैपटॉप से कुछ कर रहा है। तो उसके बाद मैंने अपनी नज़र नहीं उठाया और मैं अपने आप को सारे लोगों कर दिए। फिर कुछ क्षण बाद हम देखे कि विक्रम मंडावी को भी उन लोगों ने जहाँ पर हम लोगों को सुलाया हुआ था उसको लेके आ रहे थे। तो विक्रम मंडावी भी वहाँ पर पहुँच गए। नक्सली लोग कम से कम 70-80 की संख्या में वहाँ पहाड़ पर मौजूद थे उस वक्त, और महिला पुलिस मुख्य नक्सली थे, पूरे लगभग महिलाएं थी, है ना। तो एक चीज़ उन लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि जो टारगेट जो था वो टारगेट उनका पूरा हुआ है कि हुआ, तो मैं उसको आप लोगों को भी शेयर करना चाहता हूँ। तो बार एक नक्सली कमांडर विनोद से बात कर रहा था, जो हम लोगों के पास नक्सली खड़ा। आप सुन रहे थे? हम लोग के बगल में वॉकी टॉकी में तो बात कर रहा था कि नंद कुमार पटेल मिले कि नहीं मिले, हमको महेंद्र कर्मा मिल गया है, नंद कुमार पटेल मिले कि नहीं आपको मिले। तो उधर से कुछ आया कि फिर उन लोग लगभग उनका जो मिशन था वो लगभग कंप्लीट हो गया था। ये प्लानिंग था पहले से। हाँ, कोई बात वो क्योंकि नंद कुमार पटेल जी का नाम ले रहे थे, बराबर ले रहे थे उन लोग। उस बीच तो छमिन कर्मा का भी नाम लिए। महेंद्र कर्मा के इसमें हम लोगों को पूछा महेंद्र कर्मा के लड़के लोग इसमें है कि नहीं, हम लोग बोले नहीं। तो इस तरीके से लेकिन नंद कुमार पटेल जी का नाम बराबर ले रहे थे। तो जब उधर से कुछ उनको इशारा मिला तो फिर हम लोगों के पास आए, बोले जितने के पास मोबाइल है फटाफट दे दीजिए आप लोग। हम लोगों ने मोबाइल दे दिया। मोबाइल देने के बाद हम लोगों को जहाँ सुलाया था उसकी कुछ ही दूर पे, मुश्किल से मेरे ख्याल से 5 से 10 मीटर की दूरी पर महेंद्र कर्मा जी का डेड बॉडी था। उन्होंने गोली मार चुके थे, उनको हत्या कर चुके थे। लेकिन हम लोगों का तब आभास हुआ जब वो महेंद्र कर्मा की बॉडी के ऊपर नाच गाना करने लगे, उनके आसपास घूम के नाच गाना करने लगे। हम लोगों को समझ में आ गया कि महेंद्र कर्मा। अच्छा, मैं बीच में काटूंगा। महेंद्र कर्मा जी को आपके सामने
उन्होंने लेके गया। महन कर्मा को गोली मारे उस समय आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे? नहीं, उस समय मौजूद नहीं। जब महन कर्मा जी अपने आप को सिलेंडर किए उस समय तक उनको शायद गोली नहीं मारे। मेरे ख्याल से जब उनको अगवा करके ले गए तब उनको गोली मारे, पुष्टि होने के बाद ही मारे, है ना। तो लेकिन जब हम लोगों को वहाँ पर रखा गया था, उनको चला चली का बेरा था नक्सलाइटों का, तो उस समय जब वो महन कर्मा की बॉडी के आसपास जो नक्सलाबाद लाइट जिंदाबाद और महन कर्मा मुर्दाबाद के नारे लगा रहे, तो हम समझ गए कि महन कर्मा जी की हत्या हुई है, वो महन कर्मा। तो फिर हम लोगों ने 5, 10, 15 मिनट तो अपने आप को नीचे मुंडी करके रखे। जब एकदम शोरगुल बंद हो गया, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई, तब हम लोगों ने एक एक करके फिर सारे लोग उठ के वही चट्टान में बैठने लगे। आसपास देखे तो नक्सली नहीं थे। तो उसी बीच हमारे IBC के पत्रकार भाई हैं जो नरेश मिश्र, उनकी नज़र हम लोगों के ऊपर पड़ी। तो फिर हम लोग उनको देख के फिर हाथ, उस वक्त भी हम लोग हाथ ऊपर उठा के ही मेन रोड पे आए। जब मेन रोड पे आए तो नरेश मिश्रा वहाँ उपलब्ध थे, लेकिन उन्होंने फिर हम लोगों को सबको चलने को कहा। फिर हम लोग सब एक के पीछे हम लोग पीजरम घाटी से निकले और कुछ दूर चलने के बाद फिर वहाँ देखे कि वहाँ SP कुछ दल बल के साथ वहाँ पहुँच रहे थे। तो बाकी नेता कहाँ थे इसमें, जैसे नंद कुमार पटेल थे और दूसरे और नेता थे, उनकी आप लोगों को पता चल पाया? पता इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि नंद कुमार पटेल जी का काफिला सबसे आगे था। तो हम लोग को शुरू में मैं बताया कि हम लोगों को लगा कि कार्यकर्ताओं के द्वारा, लेकिन उस वक्त वो नंद कुमार पटेल जी को अपहरण कर चुके थे। लेकिन अफरा तफरी का माहौल था, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो 2.5 से 3 घंटा जो वहाँ माहौल था नक्सलाइटों का जो तांडव कर रहे थे, वो 2.5 से 3 घंटे में हम लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए कि कौन बचा है, कौन मर गया, किसका अपहरण हुआ है, कौन जिंदा है। ये तो बाद में दूसरे दिन मालूम चला कि नंद कुमार पटेल जी को मार दिया। महन कर्मा जी का तो क्लियर हो गया था उसी समय मार दिया। पर हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि नंद कुमार पटेल जी और दिनेश पटेल जी का अगवा किए हो सकता है, उनको बेकार बात छोड़ दे। लेकिन दूसरे दिन जब उनकी भी हत्या की खबर आई तब हम लोगों को मालूम चला कि उनको भी मार दिया। आप अपने आंखों के सामने कितनी मौत देखी? मैं तो अपने आंखों के सामने केवल उदय मुदलियार जी को गोली लगते हुए देखा है और कर्मा जी को आत्मसमर्पण करते हुए देखा है। और बाकी जिस तरीके से गोलाबारी हो रहा था, तो देखिए ऐसा कि मैं एक सीमित जगह पे था और काफिला बहुत लंबा था और नक्सलाइटों का भी कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर उन लोग भी फैले हुए थे, मेरे को लगता है। क्योंकि काफिला लंबा था, बहुत सारे लोग उसी बीच गाड़ी से अपने आप को उतार नहीं पाए, कई लोगों को गोली लग गया। इस तरीके से बहुत सारे लोग मारे गए। नक्सलियों ने पूरे काफिले को रोका कैसे था, क्या प्लानिंग की? देखिए, जब घटना समाप्ति के बाद जब हम लोग सड़क पे आए तो हम लोगों ने एक ट्रक को देखा, ट्रक पर गोली लगी थी। तो ट्रक को पहले उन्होंने निशाना बनाया ताकि बाकी गाड़ियों को आसानी से रोका जा सके। और उसी के बाद हमने एक ब्लास्ट भी देखा। जो केसुर के कार्यकर्ता थे हमारे, उसमें कुछ लोग शहीद हो गए थे। तो एक ब्लास्ट के माध्यम से भी उन्होंने वाहन को रोका। तो इस तरीके से नक्सली प्री प्लानिंग के तहत पूरा अटैक को एक जो षड्यंत्र उन्होंने किया था, सो वो उन्होंने अपने उसमें कामयाब हुए। उस समय लखमा जी का, देखिए जब लखमा जी का भी हम लोग तो ये सब सोचे कि जब पटेल जी अगवा हैं, दिनेश जी पटेल जी अगवा हैं, हम सब सारे लोग हैं, तो हम लोगों के मन में था कि लखमा जी भी कहीं होंगे, आसपास होंगे कहीं। लेकिन जब हम लोग दरबा पहुँचे तब हम लोगों को मालूम चला कि लखमा जी अस्पताल में एडमिट है। तो वो फिर चर्चा का विषय बनता गया। फिर वो कैसे आए, क्यों आए, उनको कैसे छोड़ दिया गया, वो फिर एक सवाल अपने आप में बन गया। लगभग कितने देर गोलीबारी चली और इस दरमियान आसपास थोड़ा 3-3.5 घंटा लगातार गोलीबारी चली। आसपास कोई सुरक्षा नहीं थी। और उस दिन यदि सरकार या वहाँ पर पुलिस SP यदि थोड़ा बहुत भी साहस दिखा दिए होते, जो दरबा घाटी में दरबा थाने में जो एंटी लैंडमाइंस गाड़ी थी उसको लेके भी पहुँच गए होते, तो आज शायद महन कर्मा भी हमारे बीच होते। इस पूरे घटनाक्रम को अमूमन ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में प्रस्तुत करने की प्रयास किया जाता है, या कहा जाता है कि राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे जो उस वक्त लगा वाकई में राजनीतिक षड्यंत्र था। राजनीतिक षड्यंत्र इसलिए माना जा सकता है कि एक Z+ व्यक्ति एक वायु श्रेणी सुरक्षा में, एक मतलब तमाम जितने भी नेता उस दिन जिनकी भी हत्या हुई थी, सब सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति थे। उसके बाद वहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराया जाना था, न जाते वक्त दिखा न आते वक्त दिखा।
और 3, साढ़े 3, 4 घंटा नक्सली तांडव मचाते हैं। और वहाँ की पूरी सरकार और पूरी पुलिस जो मुख्यालय से महज 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, हम उसको एक तरह से NH भी बोल सकते हैं, NH पर तांडव मच रहा था। वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर थाना थी, CRPF के कैंप थे, एंटी लैंड मार्च की गाड़ी थी, तमाम प्रकार की पुलिस के पास व्यवस्था था। उसके बाद भी उस व्यवस्था का उन्होंने कहीं भी फायदा नहीं उठाया और ना ही घटनास्थल पर तत्काल हुआ। सारी घटना घट जाती है, लोग मारे जाते हैं, हत्याएं हो जाती है। ये जो अभी जिस टाइम में हम लोग बैठे, इस टाइम में वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, जबकि 3, साढ़े 3 बजे से घटना चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र तो हुआ था और राजनीतिक षड्यंत्र है। किसकी? सत्ता पक्ष की तत्कालीन? देखिए, ये तो जांच का बात है। सत्ता पक्ष की तो षड्यंत्र इसीलिए माना जाएगा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, और इतनी बड़ी षड्यंत्र कोई भी करे बिना सरकार से, बिना सत्ता से मिलकर नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सत्ता, लेकिन सत्ता उस षड्यंत्र में शामिल था। अब षड्यंत्र कौन किया है वो तो जांच है, लेकिन मैं आपके माध्यम से भी बोलना चाहूँगा, 9 साल हो गए जांच के नाम पर आज तक प्रदेश और देश की जनता झीरम घाटी को एक काल्पनिक के रूप में ना देखे। इसकी वास्तविकता, इसकी सच्चाई जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर हम सबके लिए होगा। पीड़ितों को न्याय मिलेगा। मैं भी एक पीड़ित हूँ, बच के आ गया, सौभाग्य है मेरा, मेरी किस्मत है। हो सकता है मैं भी आज शहीदों की गिनती में आता, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि इसमें जो भी शामिल हो, इन दोषियों पर सरकार कार्रवाई करे और जांच जितनी जल्दी हो सके वो पूरी होनी चाहिए। और सत्ता पक्ष का उस समय के सत्ता पक्ष पर साजिश की बू इसलिए आती है कि हम जब कोर्ट जाते हैं, जैसे अभी एक न्यायिक जांच का आदेश मुख्यमंत्री जी ने किया, उसके खिलाफ कौशिक जी कोर्ट चले गए, उस पर स्टे ले लेते हैं। दरबा थाने में FIR होती है, उस पर आप स्टे ले लेते हैं। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी को किस चीज़ की परेशानी? वो हर मामले में झीरम घाटी की जांच के बारे में, ठीक है, आपने जो जस्टिस प्रशांत मिश्रा के आयोग गठन किया था उसका जांच रिपोर्ट आ गई है, वो अच्छी बात है। यदि दोबारा यदि कोई जांच कराना चाहता है, क्योंकि हमको NIA पर भरोसा नहीं था, हमने तो शुरू से NIA जांच पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। तो यदि हमारी वर्तमान सरकार यदि कोई प्रकार की कोई जांच चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी उस पर कोर्ट क्यों जाते हैं? कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके ही सरकार यानी कि कांग्रेस पार्टी के ही अजीत जोगी जी, कवासी लखमा जी, इनके पर भी संदेह व्यक्त करते। आपको क्या लगता है? आप उस घटना में मौजूद थे, पूरी तरीके से चश्मदीद थे, आपको क्या लगता है शामिल थे होंगे या आप क्या किस रूप से देखते हैं? देखिए, मैं उस पर ये नहीं कहना चाहूँगा कि मतलब कोई शामिल था नहीं। जिस तरीके से उस घटना के बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी पर जो आरोप लगे, लखमा जी पर जो आरोप लगे, वो आरोप लगने के पीछे का एक कारण ये था कि लखमा जी जो अचानक मतलब मोटरसाइकिल मिल जाता वो चले जाते हैं, तो एक कहीं ना कहीं लोगों पर संदेह था, तो वो संदेह पर दिए। लेकिन मेरा स्पष्ट कहना है, यदि मुझे मालूम है कि मैं आगे चलकर बमबारी होना है तो मैं उस काफिले में क्यों शामिल होऊंगा? तो इसलिए मैं उस पर लखमा जी को कहीं से भी संदेह के दायरे में नहीं देखता हूँ। गोलीबारी में उनको भी लग सकती थी, कोई भी। अब जैसे मेरे को यदि मालूम है कि आगे चल के 2 किलोमीटर पर फायरिंग हो रहा है, होने का है, या फिर इस बम ब्लास्ट होने का है, तो मैं उस काफिले में क्यों बैठूंगा? मैं पीछे से आ जाता। लेकिन वो नंद कुमार पटेल जी के साथ थे, तो इसीलिए मैं लखमा जी पर संदेह नहीं करता हूँ। लखमा जी इस पर किसी प्रकार का लखमा जी पर कोई संदेह नहीं। आप घटना के बाद चले गए दरबा, दूसरे दिन आपको पता चला कि नंद कुमार पटेल जी की मौत हो गई थी। किस प्रकार की हुई, क्या आप सुने? नंद कुमार पटेल जी की मौत कैसी हुई और उनके बेटे को भी मारा गया, तो क्या किस प्रकार की वो जानकारी था? देखिए, जब हम लोग दरबा जाने के बाद दूसरे दिन जब हम लोग अस्पताल गए तो वहाँ सबों का PM हो रहा था। 9-10 बजे तक तो ये क्लियर ही नहीं था कि नंद कुमार पटेल जी भी मारे गए हैं। जब हम लोग महेंद्र कर्मा जी के शासकीय निवास में जब आए दूसरे दिन, तो वहाँ पर जब चर्चा चला कि नहीं अब नंद कुमार पटेल जी और उनके लड़के को भी मार दिए, तब हम लोग इसकी जानकारी, और बेरहमी से मारा गया था। फिर जब लखमा जी की भी कुछ बात आए कि यार मेरे सामने उनका हाथ बांध दिए थे पीछे से, मैं बोल के भी देखा तो उन्होंने मेरे को धमकी दी, तेरे को जाना जाने तो तेरे को भी मार देंगे, मैं भी आ गया। इस तरीके की बाद में चर्चाएँ हुई, 10 मुँह 10 टाइप की बातें हुई,
लेकिन वास्तविकता लखमा जी बेटर जानते थे कि क्योंकि लखमा जी, दिनेश पटेल जी और नंद कुमार पटेल जी को एक साथ अपहरण हुआ था, क्योंकि तीनों इन लोग एक ही गाड़ी पे थे। तो लखमा जी जब हम लोगों को बताया तो यही बोलते थे कि मेरे सामने हाथ बांध दिए थे उनका, तभी मैं समझ गया था कि इनको नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। तो ये बातें सुनने में। उसके बाद विद्याचंद्र शुक्ल जी की मौत हुई। अच्छा, एक बात बताइए, आप कई बार इस बात, जब आपको नक्सलियों को कब्जे में थे, नक्सलियों ने आपको अपने कब्जे में ले लिया था, उन लोग कुछ टारगेट की बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगा? बूंदी आप अच्छे से जानते हैं, कुछ टारगेट की बात कर रहे थे, तो क्या टारगेट? वही मैं बता रहा हूँ, वो केवल एक दूसरे से क्लियर कर रहे थे कि कोई नंद कुमार पटेल जी को पूछ रहा था, कोई महेंद्र कर्मा जी को पूछ रहा था। जो विनोद पार्टी तो जो था, जो हमारे पास जो नक्सली मौजूद था, वो नंद कुमार पटेल जी के बारे में पूछ रहा था, और जो विनोद है वो कर्मा जी के बारे में पूछ रहा था। तो ये एक दूसरे पर इन लोगों का वो समय वो नहीं हो रहा था कि मतलब फिर लास्ट स्टेज में स्पष्ट हुआ कि मैंने महेंद्र कर्मा को मार दिया, और उन्होंने कहा कि हमने नंद कुमार पटेल जी हमारे साथ। और ऐसा कोई बात जो आप गोंडी में लोग बात कर रहे हैं, आप समझे हो? नहीं, गोंडी में तो खैर मैंने बहुत कम समझता हूँ, नहीं जान पाया, लेकिन ये है कि वो उसके बाद बराबर हम लोगों को जहाँ पर रखा गया था, वो लास्ट में आकर हम लोगों का भी नाम पूछे, मेरा भी नाम पूछे। आप क्या? मैंने तुरंत अपना नाम रविंद्र बता दिया, रविंद्र बताया। फिर विक्रम से पूछे तो वो विजय मंडा भी बताया, सत्तार भी अपना रहीम नाम बताया। सब लोगों ने, हम लोग अपना नाम चेंज किए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद, उस घटना के बाद हफ्ता दिन के बाद दैनिक भास्कर देश बंधु अखबार में नस्ली का एक बड़ा लीडर हम लोगों के नाम से प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था कि इनके झीरम घाटी में इनकी पहचान नहीं होने की वजह से ये बच गए। अगर पहचान होती तो आप भी हम लोग मारे गए, पहचान हो गई होती तो निश्चित रूप से हम लोग मारे गए होते, या फिर जब घटना जिस समय घटना घटी उस समय भी यदि हम नक्सलियों के चुंगल में आ गए होते तो कहीं ना कहीं से चिन्हांकित हो जाते। हम लोगों का सौभाग्य समझो कि हम लोग लास्ट मोमेंट पर, मतलब हम लोग नक्सलियों के चुंगल में मुश्किल से 10 से 15 से 20 मिनट रहे, मतलब लास्ट स्टेज में हम लोगों को वो लोग, और तब तक उनका मेन टारगेट पूरा हो चुका था, समय भी हो चुका था, उन लोग जाने का समय था, उन लोग हड़बड़ी में थे। उसके बाद तो हम लोगों का किस्मत था, यदि हम लोग शुरू में जब बाकी लोगों का अपहरण हुआ उस समय यदि हम लोगों का अपहरण हो गया होता तो शायद हम लोग चिन्हित हो गए। विक्रम मंडावी को कहाँ से पकड़ कर? विक्रम मंडावी जैसे दरबा का झीरम का जो है तो वो छलांग मार दिया था उधर, जो खाई है, तो उधर से जब उसको पकड़े तो हम लोग भी उस आवाज़ को सुन रहे थे। जब वो उसको पकड़े तो मैं पुलिस नहीं, मैं ड्राइवर हूँ किया। उसके कुछ देर बाद वो नक्सली लोग टंडी रास्ते से जहाँ सब थे वहीं पर गए। चारों तरफ से नक्सली? चारों तरफ। कितने नक्सली होंगे लगभग? देखिए, मैं तो अपने आंखों से कम से कम, किस टाइप के हथियार थे? मैं अपने आंखों से, जब हम लोगों को जिस पहाड़ पे रखे थे, केवल NH रोड से मुश्किल से 25 मीटर की दूरी पर रखे थे, वहाँ पर जब हम लास्ट मोमेंट पर जो नक्सलियों की संख्या देखे तो 100 के आसपास देखे, जिसमें से 80 से 85 तो 80 लगभग महिलाएं थी। सबकी उम्र 20, 22, 25 साल से, किसी की उम्र ज़्यादा नहीं थी, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। और सब इंसास था, AK-47 था, SLR था, सबके पास आधुनिक हथियार थे। 9 साल हो गए जीवन घटना को, कैसे देखते हैं? जाँच हो या इस विषय में कितनी गंभीर है? मैं वही बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार? मैं वही बोल रहा हूँ कि आज हमारी सरकार है, हमारी सरकार चाहती है कि जांच हो, और वो पहले भी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस जांच पर बाधा पहुंचा रही है। तो मैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी से भी चाहूँगा, और हमारी सरकार तो तत्पर है, भारतीय जनता पार्टी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो कोर्ट ना जाए, यदि आप जाँच हो जाने दीजिए। जाँच में यदि किसी प्रकार का आपको लगता है गलत, तो उसके बाद आप कोर्ट जाइए ना। भाई जांच अंतिम तो नहीं होता, ठीक है, जांच में यदि किसी को फंसा भी दिया जाए तो कोर्ट तो है ना हमारे लिए, न्याय तो अदालत से ही होगा, सरकार से तो होगा नहीं। सरकार का काम है जांच कराना, वो जांच, आप उसको जांच तो कराने दीजिए। आप बार बार कोर्ट जाकर की जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं उस समय की सरकार इस षड्यंत्र में शामिल है। तो ये है जीरम कहानी, जीरम घटना की सत्य कथा। प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व मारे गए, और नक्सलियों के नंबर 1 दुश्मन माने जाने वाला महेंद्र कर्मा की भी इस प्रकार की मौत। तो इस घटना में अभी भी बहुत सारी पेज बाकी है, इस घटना में भी बहुत सारे रहस्य हैं जो बाकी है, और उसका खुलासा कब तक होगा नहीं मालूम। मामला जांच चल रहा है, लगातार चल रहा है, लेकिन इस जांच से उस घटनाक्रम में शामिल कोई भी लोग संतुष्ट नहीं है।
मैं बप्पी राय, मैं बस।